जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन टीचर में। और आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण में एक नए अध्याय का जिसका नाम है कारक। और कारक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं और समझते हैं कारक का सामान्य परिचय कि कारक है क्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली लाइन है कारक की परिभाषा। अब आपको इस बात को बहुत ध्यान में रखना है कि कारक किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप याद करेंगे, कारक वे शब्द होते हैं जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं या क्रिया से उसका क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है। आप अलग शब्दों में समझे तो यहाँ पर समझ लीजिए, यानी कर्ता को क्रिया से जोड़ने वाले अर्थात संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, कारक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे उदाहरण के तौर पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, राम ने राकेश को मारा। राम ने राकेश को मारा, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो जो मारना है ये दोस्तों आपकी क्रिया है यानी वर्ब है। यहाँ राम क्या है तो दोस्तों ये नाउन है यानी संज्ञा है, और राकेश भी क्या है दोस्तों, आपकी संज्ञा है। अगर हम केवल इन तीनों शब्दों को पढ़ें, राम राकेश मारा, तो यहाँ कोई भी बात आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम इसमें पढ़ें ने और को सही करके पढ़ें, राम ने राकेश को मारा, तो दोस्त इन दोनों शब्दों से सही करके पता चलता है कि किसने किसको मारा। आप यहाँ देखेंगे कि राम और राकेश ये दोनों के दोनों संज्ञा हैं। इन दोनों को मारने से जो जोड़ रहे हैं वो दोस्तों ने और को जोड़ रहे हैं, ने और को जोड़ रहे हैं। तो ने और को ये कारक हैं, क्योंकि ये संज्ञा उस नाम को किससे जोड़ रहे हैं दोस्तों, क्रिया से जोड़ रहे हैं। तो आप ये बात अच्छी तरह से याद करेंगे कि सर वाक्य में वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको याद करना है कि कारक का कोई भी अर्थ नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि कारक का कोई भी अर्थ नहीं होता, ये बात अच्छी तरह से याद करेंगे। और कारक जो होता है दोस्तों वह हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। तो ये याद रखेंगे, कारक हमेशा स्वतंत्र होता है और कारक का कोई अर्थ नहीं होता। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि कारक को विभक्ति या परसर्ग के नाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कारक का अन्य नाम बताइए, तो कारक का दोस्तों अन्य नाम जो होगा वो होगा परसर्ग या विभक्ति। तो आप चाहे विभक्ति कहें चाहे परसर्ग कहें या कारक कहें, तीनों बातें क्या है, सेम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, विभक्ति या कारक हमेशा जो होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम के बाद में लगते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। कारक जो होते हैं हमेशा यानी सदैव संज्ञा और सर्वनाम के बाद में लगते हैं, अर्थात बाद में इनका प्रयोग होता है। लेकिन एक कारक ऐसा होता है दोस्तों जिसको कहते हैं संबोधन कारक, और संबोधन कारक इसका अपवाद है। क्योंकि संबोधन कारक में जो विभक्ति लगेगी अर्थात जो कारक लगेंगे वो हमेशा संज्ञा और सर्वनाम से पहले लगेंगे। इन सभी कारकों में अर्थात अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आपके कर्ता से लेकर के और आपके अधिकरण कारक तक जो विभक्ति लगेगी अर्थात जो कारक लगेंगे वो संज्ञा और सर्वनाम के बाद में लगेंगे। लेकिन अगर हम देखें संबोधन कारक में, तो संबोधन कारक में जो विभक्ति लगेगी अर्थात जो कारक चिन्ह लगेंगे वो हमेशा संज्ञा और सर्वनाम से पहले लगेंगे। जैसे संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे अरे, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा आपके सामने हे राम, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ राम से पहले क्या आ रहा है, हे आ रहा है। अर्थात यहाँ राम क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले हे आया, तो हे किसकी विभक्ति है दोस्तों, संबोधन कारक की। तो यहाँ पर जो संबोधन कारक की विभक्ति आई है वो संज्ञा से पहले आई है। आप यहाँ पर अपवाद भी समझे तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कारक में विभक्ति संज्ञा और सर्वनाम से पहले लगती है, तो दोस्तों वह है संबोधन कारक। और बाकी जितने भी कारक बच जाते हैं कर्ता से लेकर के अधिकरण तक, उन सब में विभक्ति अर्थात कारक चिन्ह हमेशा हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के बाद ही लगता है। और साथ में दोस्तों याद करेंगे कि कारक जो होता है वो स्वतंत्र होता है और कारक का कोई अर्थ नहीं होता, इंपोर्टेंट बात। और फिर इंपोर्टेंट याद करेंगे कि कारक को परसर्ग, दोस्तों याद करेंगे कारक को परसर्ग या विभक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं। तो उन शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन में कारक नहीं था बल्कि ऑप्शन में था दोस्तों आपका परसर्ग। तो परसर्ग जो है वो कारक का ही एक अन्य नाम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम समझे कि कारक किसे कहते हैं, कारक के बारे में क्या क्या खास बातें हैं, इन बातों को समझे। अब यहाँ से आगे समझते हैं दोस्तों कि हिंदी में कितने कारक होते हैं और मुख्यतः कितने होते हैं, इन सब बातों पर हम ध्यान देंगे। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कारक के भेद। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कारक के कितने भेद हैं। तो देखिए कारक के दोस्तों 8 भेद हैं। हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो दोस्तों हिंदी में कारक होते हैं 8।
और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कारक कितने होते हैं, तो दोस्तों 6 होते हैं। ये जरूर से जरूर याद रखें कि संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर कारकों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 6 है। और अगर पूछा जाए हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं दोस्तों, याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई संस्कृत में कितने कारक होते हैं, तो दोस्तों संस्कृत में 6 कारक होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप इंपोर्टेंटली याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यतः कितने कारक होते हैं हिंदी में, तो दोस्तों आपके 6 होते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो संस्कृत है वो आदि जननी है हिंदी भाषा की, यानी हिंदी भाषा की आदि जननी किसको कहा जाता है, तो हिंदी भाषा की आदि जननी कहा जाता है संस्कृत को। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सर हिंदी में कुल कितने कारक है, तो 8, और संस्कृत में कितने कारक है, तो 6। अब हिंदी में क्वेश्चन आता है कि भाई हिंदी में मुख्यतः कितने कारक होते हैं, तो हिंदी में मुख्यतः दोस्तों 6 कारक होते हैं। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको बात बताना चाह रहे हैं कि सर संज्ञा सर्वनाम के आधार पर कारकों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 6 है। इन बातों को आप अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। और हर कारक की एक पहचान होती है, उसी पहचान को विभक्ति या कारक चिन्ह या परसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। अब जैसे सबसे पहला कारक देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहला कारक है आपका कर्ता कारक। अब यहाँ आएगा कर्ता कारक की विभक्ति बताइए या परसर्ग बताइए, कारक चिन्ह बताइए, तो वह ने। और यहाँ पर इसकी विभक्ति शून्य भी होती है दोस्तों। अब ये शून्य कब कब होगी, ये बात हम आगे जानेंगे। और इसी प्रकार से कर्म कारक की विभक्ति को होती है या फिर क्या होती है दोस्तों, आपकी शून्य होती है। ये बात आप याद रखेंगे। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे कौन कौन से कारक है जिनकी विभक्ति लुप्त होती है, अर्थात लोप होती है, अर्थात शून्य होती है, तो वो 2 कारक हैं आपके कर्ता कारक और दूसरा आपका कर्म कारक। इन दोनों कारकों की विभक्ति शून्य होती है, या फिर आप कह लीजिए कर्ता का विभक्ति ने होती है और कर्म की विभक्ति क्या होती है, को होती है। इनको डिटेल से जानेंगे। तीसरा कारक आता है दोस्तों हमारे पास में कर्ण कारक। अगर हम कर्ण कारक की चर्चा करें, तो कर्ण कारक का प्रयोग होता है से के द्वारा। क्या होता है, से। कर्ण कारक की विभक्ति होती है से, और किसके अर्थ में दोस्तों, द्वारा के अर्थ में, माध्यम के अर्थ में, ठीक है। यहाँ उसके बाद में आता है संप्रदान। तो संप्रदान कारक की व्यक्ति होती है दोस्तों को और के लिए। तो ये जरूर याद रखेंगे, यहाँ भी को आया है और दोस्तों यहाँ भी क्या आया है, को आया है। को जो केवल व्यक्ति होगी कर्म कारक की होगी, और संप्रदान कारक में अगर को का प्रयोग होगा तो सर वो के लिए के अर्थ में होगा। यहाँ पर आता है दोस्तों आपका अपादान कारक। तो अपादान का भी चिन्ह क्या होता है दोस्तों, से। तो अगर यहाँ देखें कर्ण कारक का चिन्ह भी क्या होता है, से। तो यहाँ जो कर्ण कारक से है, इसका अर्थ है से का द्वारा के अर्थ में, ठीक है, या माध्यम में। और अगर बात करते हैं अपादान, तो अपादान में जो से का प्रयोग होता है अलग होने में होता है, अलग होने में किया जाता है। ये हम सब डिटेल से जानेंगे। उसके बाद में दोस्तों संबंध का होता है काकी के रारी रे नानी ने। तो यहाँ नानी ने रारी ने सारी चीजें आती हैं। और अधिकरण का होता है दोस्तों में या पे या पर। तो में पर होता है अधिकरण का। और लास्ट में आता है दोस्तों आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक का होता है आपका हे, अरे, वाह, अजी। ये याद रखेंगे, हे, हो, हरे, अरे, वाजी। तो जहां संबोधन किया जाए वहां संबोधन कारक है। तो दोस्तों इन कारकों के हमें चिन्ह याद होने चाहिए। सबसे पहला जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात कारक से संबंधित है या कारक से संबंधित नहीं है, जो मैंने अभी इससे पहले बताया। दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कारक का क्या चिन्ह है। जैसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शून्य कारक या कारक में विभक्ति का लोप किन किन कारकों में होता है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे कर्म और कर्ता में। और यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कारक में को का प्रयोग, या कह सकते हैं कि संप्रदान कारक में को का प्रयोग किसके स्थान पर होता है दोस्तों, केदी के स्थान पर होता है। अब जैसे से 2 में आता है, एक में आता है माध्यम या द्वारा के अर्थ में कर्ण कारक, एक आता है से दोस्तों अपादान कारक में, जिसमें होता है अलग होने की स्थिति में, जहां चीजें अलग हो रही हो, ठीक है। ये हम डिटेल से आगे जानेंगे। तरीके से इसको याद करना है कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, उसके बाद आता है सर संप्रदान को के लिए, उपादान से अलग होने में संबंध होता है दोस्तों काकी के रारी रे नानी ने, और उसके बाद में आता है दोस्तों आपका अधिकरण। अधिकरण आता है मे पर, और लास्ट में आता है दोस्तों संबोधन हे, अरे, वाह, ठीक है, या अजी। तो ये जो आपको मैंने बताई है विभक्ति, ये आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझे। अगर ये आपने याद कर ली तो समझ लिए कारक को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया। ये आपको व्यक्ति अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की कि भाई हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं, तो दोस्तों हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। और अगर पूछा जाए मुख्यतः कितने कारक होते हैं, तो दोस्तों मुख्यतः होते हैं 6 कारक। ये बात याद रखेंगे आप। इसके बाद हम एक एक कारक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, वो संबोधन कारक से करेंगे। संबोधन कारक से करेंगे, नीचे से पढ़ेंगे। पहले संबोधन कारक पढ़ेंगे, फिर अधिकरण कारक पढ़ेंगे, उसके बाद में संबंध कारक पढ़ेंगे, नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है दोस्तों हमारे पास में संबोधन कारक। और संबोधन कारक की व्यक्ति होती है दोस्तों हे, अरे, अजी और आहा। और सबसे खास बात ये होती है दोस्तों, इसकी जो सबसे मजबूत पहचान होती है, इसमें विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, पहली पहचान। और दोस्तों इसकी जो दूसरी पहचान होती है कि इसमें जो कारक चिन्ह होगा, जो इसमें कारक चिन्ह होगा,
वो दोस्तों हमेशा क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम से क्या होगा दोस्तों, पूर्व होगा। क्या होगा, पूर्व यानी पहले होगा। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। देखिए संबोधन कारक में सबसे आसान तो है कि उसमें हे, अरे, वाह, अजी या फिर विस्मयबोधक चिन्ह आएगा, आप उत्तर दे दीजिए। और दूसरा, इस कारक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि सभी कारकों में जो कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वो हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के बाद में होता है। परंतु अगर हम इस कारक की चर्चा करें दोस्तों, तो इस कारक में जो कारक विभक्ति का प्रयोग होता है वो हमेशा संज्ञा और सर्वनाम से पहले होता है, पूर्व होता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ विभक्ति है तो पहले आई, यहाँ अरे विभक्ति तो पहले आई, और यहाँ दोस्तों आपका अरे है तो भी क्या है, पहले। तो संबोधन कारक में जो कारक चिन्ह है अर्थात जो कारक विभक्ति है वो हमेशा संज्ञा और सर्वनाम से पहले प्रयोग होगा। दूसरी पहचान के इसमें जो है विस्मय बोधक चिन्ह आएगा, बस। अगर ये आप जानते हैं तो अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अगले कारक की तरफ चलते हैं। अगला कारक क्या है दोस्तों, तो अगला कारक हमारे पास आता है अधिकरण कारक। इस अधिकरण कारक को समझते हैं दोस्तों अच्छी तरीके से। अधिकरण कारक का जो कारक विभक्ति है वो क्या है दोस्तों, में, पेपर। में, पेपर यानी में और पर कहीं भी आएगा तो समझिए अधिकरण कारक है। जैसे आप देखेंगे टीवी मेज पर रखी है तो कहां पर रखी, मेज पर आया। यहाँ पर कमीज अलमारी में है तो दोस्तों में आया। कुत्ता कहां पर है, नदी में, तो में आया। और बिल्ली छत पर है तो कहां पर है, छत पर। दोस्तों यहाँ पर में, पर अगर शब्द आते हैं तो वहां पर होता है दोस्तों अधिकरण कारक। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि अधिकरण कारक का शब्द कौन सा है। तो याद रखें, जो विभक्ति होती है वो हमेशा संज्ञा सर्वनाम के बाद होती है। मैंने बताया आपको, विभक्ति हमेशा संज्ञा सर्वनाम के बाद होती है। तो जो ये वाला शब्द है, इस शब्द में विभक्ति है कौन सी, आपकी अधिकरण कारक। यहाँ जो अलमारी है इसमें है आपकी अधिकरण कारक, यहाँ जो नदी है इसमें है अधिकरण कारक, और यहाँ जो छत है इसमें है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक का मतलब होता है जहां पर वस्तु का पता चले कि वस्तु वहां पर रखी है या वस्तु उसमें है। जैसे हमने कहा कमीज अलमारी में है तो कमीज है कहां पर, अलमारी में। तो अलमारी में क्या है, अधिकरण कारक है दोस्तों। जैसे यहाँ देखा कुत्ता कहां, नदी में है, तो कुत्ता है कहां, नदी में। तो कुत्ते की स्थिति कहां बताई जा रही, नदी में। तो नदी क्या है दोस्तों, अधिकरण है। नदी में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो यही बात मैंने आपको शुरू से बताई है कि जब भी कारक विभक्ति का प्रयोग होता है वो हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के बाद होता है। लेकिन एक अब बात बताया, संबोधन कारक में कहा होता है, सर पहले होता है। तो जो विभक्ति चिन्ह से पहले होगा उसमें सर आपका कारक होगा, याद रखना। तो यहाँ पर में और पर आएगा दोस्तों, वहां पर क्या अधिकरण कारक। या फिर दूसरी पहचान है, जहां वस्तु का पता चले कि वस्तु है कहाँ। जैसे मैंने कहा बिस्किट डिब्बे में है, तो बिस्किट का पता कहाँ चला, डिब्बे में चल रहा है। जैसे जैसे बात करेंगे चाबी अलमारी में है, तो चाबी कहाँ दोस्तों, अलमारी में है। जैसे मैंने कहा, बोले सर आपकी कमीज कहाँ है, तो कमीज कहाँ दोस्तों, अलमारी में है। ठीक है। जैसे बिल्ली कहाँ पर है, बोले सर बिल्ली छत पर है। बंदर कहाँ पर है दोस्तों, पेड़ पर है। तो किसी वस्तु के स्थान का अगर पता चल जाए कि वहां पर वो मौजूद है तो दोस्तों वहां होता है अधिकरण कारक। क्या होता है दोस्तों, अधिकरण कारक होता है। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब इसके बाद में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको कहीं भी शब्द आता है अगले, अगले आता है, या दोस्तों वो आता है आपका पिछले, ये शब्द आते हैं अगले आता है, पिछले आता है, या दोस्तों आपका बीच आता है, या अगर बात करते हैं दोस्तों आपका किनारा, क्या बोला मैंने, किनारा। या मैंने आपसे कहा कि दोस्तों आपका अंदर, या बोला सर आपका बाहर, या मैंने कहा सर आपका ऊपर। अगर ये शब्द आपको कहीं भी दिए हैं, अगले, पिछले, बीच, किनारा, अंदर, बाहर या ऊपर, अगर इन शब्दों के साथ वाक्य प्रयोग किया गया है तो इन शब्दों में भी दोस्तों क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। जैसे हम एक एक को डिटेल से समझते हैं। जैसे वह अगले साल आएगा, तो यहाँ पर हमने कहा वह दोस्तों कब आएगा, वह अगले साल आएगा। अगले साल दोस्तों क्या करेगा, आएगा। तो वह अगले साल आएगा, तो यहाँ पर कौन सा वाला शब्द प्रयोग करें, अगले प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर हम अगले साल का प्रयोग करें, नहीं अगले का प्रयोग करें, तो भी कौन सा है, अधिकरण कारक है। ये मैं आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। वह पिछले साल आया था दोस्तों, तो पिछले आया तो दोस्तों अधिकरण कारक होगा। जैसे पंखा बीच में है, पंखा छत के कहाँ है, बीच में है, तो पंखा छत के बीच में तो दोस्तों अधिकरण कारक है। जैसे बात करते हुए वह नदी के किनारे पर गया, या वह नदी के किनारे पर घूमने गया, किनारा शब्द आएगा तो भी दोस्तों क्या, अधिकरण कारक है। जैसे मैंने कहा कमीज अंदर है, कमीज क्या है, अंदर है। फ्रिज के अंदर क्या है, अलमारी में क्या है, तो सर उसमें क्या होगा, अगर अंदर की स्थिति क्या आएगा तो दोस्तों वो भी अधिकरण कारक होगा। वो भी क्या होगा दोस्तों, अधिकरण कारक। जैसे बात करते हैं मेरे ऊपर क्या है, तो मेरे ऊपर क्या है, या छत के ऊपर क्या है, मेज के ऊपर क्या है, तो ऊपर बताते तो भी अधिकरण कारक होगा। तो अधिकरण कारक जो हो सकता है दोस्तों, अगले, पिछले, बीच, किनारा, अंदर, बाहर, ऊपर, इन शब्दों का प्रयोग करके अगर आप वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तो वहां भी दोस्तों क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। और में और पर तो इसकी कंफर्म पहचान है ही दोस्तों। और अन्य मैंने आपको बताया, तो ये भी बातें आप याद रखेंगे। जैसे कई बार आया है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इस तरीके से, फ्रिज के अंदर क्या है,
या फ्रिज में क्या है, अगर फ्रिज में होता तो फ्रिज में होता तो मैं तो दे ही रखा अधिकरण होता, लेकिन फ्रिज के अंदर क्या है, तो यहाँ कौन सा शब्द आया दोस्तों, अंदर शब्द आया, अंदर की वजह से दोस्तों क्या हो गया, अधिकरण कारक। तो इन शब्दों को भी आप मोस्टली याद करें दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम अगले कारक की तरफ बढ़ते हैं। अगला कारक क्या है, देखिए अगला कारक है दोस्तों संबंध कारक। संबंध कारक बहुत अच्छा होता है, इसमें सीधा वस्तु का संबंध बताया जाता है, यह किताब मेरी है, यह कलम सीता की है, यह पंखा राम का है, यह कुर्सी मोहन की है, तो इसमें सब संबंध बताते हैं, यह उसका पुत्र है। जैसे आप देखेंगे तो संबंध कारक की विभक्ति होती है दोस्तों का की के रारी रे, ये याद रखेंगे, का की के रारी रे। अब आपने का और की तो पढ़ा होगा, के भी पढ़ा होगा। जैसे राजा दशरथ के आया, 4 पुत्र थे, तो दोस्तों संबंध कारक है। यहाँ पर देखेंगे यह राधा की पुस्तक है, तो की भी आपने पढ़ लिया, तो के भी पढ़ लिया, की भी पढ़ लिया। अब यहाँ देखेंगे वह मोहन का बसता है, तो का भी पढ़ लिया, लेकिन यहाँ रारी ने ये नहीं पढ़ा, तो री रा और रे, इसका मतलब होता है मेरा मेरी और मेरे, मेरा मेरी और मेरे। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर मेरा शब्द मिलता है, या मेरी शब्द मिलता है, या मेरे शब्द मिलता है, या आप देखेंगे आप उसका शब्द मिलता है, या दोस्तों आपकी उसकी शब्द मिलता है, तो इन शब्दों में भी संबंध पाया जाता है। जैसे यह किताब उसकी है ना, यह कुत्ता मोहन का है, तो का उसमें आ गया, यह घर मेरा है, यह मेरी कार है, तो दोस्तों मेरा मेरी मेरे उसका उसकी या का की के, अगर ये शब्द आते हैं दोस्तों तो समझ लीजिए वहां पर क्या होता है, संबंध कारक होता है। जैसे वह कार मेरी है, तो मेरी आया, यह मेरा घर है, तो दोस्तों मेरा आया, यह अजीत का बेटा, तो इसमें का आया, क्या आया दोस्तों का, यह रमेश के पिताजी, तो के आया, ठीक है, यह राधा की पुस्तक है, तो की आया। और राजा दशरथ के कितने पुत्र, 4, तो यहाँ सब में संबंध बताया जा रहा है, का की के रारी रे, और साथ में मेरा मेरी उसका उसकी, इन सभी शब्दों में दोस्तों क्या होता है, आपका संबंध कारक होता है। ये बात आप अच्छी तरह से याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे चलते हैं, अगले कारक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला कारक है दोस्तों अपादान कारक। सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी कारक से दोस्तों पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इसी कारक से पूछा जाता है, अपादान कारक से। और अपादान का अर्थ होता है दोस्तों आपका अलग होना, अपादान का अर्थ होता है दोस्तों अलग होना, और इसकी विभक्ति क्या है दोस्तों से, और किसके अर्थ में प्रयोग होगी दोस्तों, तो ये भी आप याद रखेंगे, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है। जैसे वह रास्ते से भटक गया, तो रास्ते से क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया, तो वहां पर कौन सा कारक है, अपादान कारक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरी मेरी जेब से पेन गिरा, तो मेरा जो पेन था वो जेब से अलग हो गया, जेब से क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया, तो वहां पर अपादान कारक है, अपादान कारक है। जैसे यहाँ देखेंगे वृक्ष से पत्ते गिरे, तो यहाँ पत्ते अलग हो गए, यहाँ छत से बिल्ली कूदी, तो बिल्ली अलग हो गई, यहाँ पर देखेंगे पेड़ से फल गिरा, तो फल अलग हो गया, यहाँ गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से गंगा क्या होगी, अलग होगी। तो जहां अलग होने का बोध होता है, किसके अर्थ में दोस्तों, से के अर्थ में, तो दोस्तों याद रखेंगे उसको कहते हैं आपका अपादान कारक। क्या कहते हैं, अपादान कारक। अब ये क्वेश्चन आता है अपादान होगा कौन से शब्द में, तो सर मैंने आपको बताया था से का जो प्रयोग हो रहा है वो हमेशा जितनी भी विभक्ति होती है, जितने भी कारक चिन्ह होते हैं दोस्तों, वो हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयोग होते हैं। तो से पहले जो हिमालय है इसमें है सर आपका अपादान कारक, यहाँ पेड़ में है अपादान कारक। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा पेड़ से फल गिरा, तो अलग कौन हुआ, फल हुआ, तो हम सोचेंगे फल अलग हो गया, तो यहाँ फल में अपादान कारक है, नहीं, बल्कि जिससे अलग होता है दोस्तों, याद रखना, जिससे अलग होता है उसमें अपादान कारक होता है। जैसे यहाँ किससे फल अलग हुआ, पेड़ से अलग हुआ, यहाँ गंगा किससे अलग हुई, हिमालय से अलग हुई। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था दोस्तों कि जितने भी कारक चिन्ह होते हैं वो सदैव संज्ञा और सर्वनाम के बाद में ही लगते हैं, तो जहां बाद होंगे तो उनसे पहले जो शब्द होगा उसमें कारक होगा, याद रखेंगे दोस्तों। तो यहां पर आता है अलग होने के अर्थ में, ये तो मैंने आपको सबसे पहली पहचान बताई अलग होने के अर्थ में। अब जो मैंने सबसे इंपोर्टेंट बताया वो क्यों बताया, उसके वजह समझिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना, तो तुलना के अर्थ में भी दोस्तों आपका अपादान कारक होगा। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे सीता मोहन से सुंदर है, मैंने कहा सीता मोहन से सुंदर है, अगर मैं मोहन से सुंदर बता रहा हूं तो यहां पर दोस्तों कौन सा है, अपादान कारक है। मैं आपसे कहूं कि सीता मोहन से चालाक है, सीता मोहन से मोटी है, सीता मोहन से पतली है, सीता मोहन से गोरी है, यानी मैं किसी भी रंग की, रूप की, आकार की या उसकी किसी भी भावनाओं की अगर मैं तुलना करूं तो दोस्तों वहां पर होगा आपका अपादान कारक। तुलना के अर्थ में अपादान कारक होता है, ये ध्यान रखें। दूसरा यहां बहुत इंपोर्टेंट है, अगर हम देखते हैं लज्जा, लज्जा को कहते हैं दोस्तों आपका शर्म। अगर हम लज्जा की बात कर ले या हम शर्म की बात कर ले, शर्म या लज्जा की बात की, तो भी अपादान कारक होता है। जैसे मैं आपके सामने कहूं ये शब्द है बहू, ससुर से, ससुर से शर्माती है,
या मैं कह दूं लजाती है। ये आप याद रखेंगे, लजाती है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों याद करना। बहू ससुर से लजाती है। बहू किससे लजाती है? ससुर से। तो लजाने का मतलब दोस्तों यहाँ शर्म है। तो अगर शर्म की बात होगी दोस्तों, लज्जा की बात होगी, तो भी अपादान कारक होगा। याद रखेंगे आप। ठीक। इसके बाद में अगर हम देखते हैं, यहां पर आता है दोस्तों डर। अगर डर का भाव प्रकट होता है तो दोस्तों वहां भी अपादान कारक होगा। जैसे रेखा कुत्ते से डरती है। यहां पर हमने लिखा कि रेखा किससे डरती है दोस्तों? यहाँ रेखा कुत्ते से डरती है। कुत्ते से दोस्तों क्या होती है? डरती है। ये आप अच्छी तरह याद करेंगे। रेखा कुत्ते से डरती है, मोहन पिताजी से डरता है, बालक सांप से डरता है। तो डरने के अर्थ में दोस्तों आपका अपादान कारक होगा। शर्माने के अर्थ में अपादान कारक होगा। दोस्तों तुलना के अर्थ में अपादान कारक होगा। एक और याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। बहुत दोस्तों याद क्या करना है कि अगर सीखने की बात आती है, सीखना, तो सीखने की भी बात आती है, तो सीखने के अर्थ में भी दोस्तों अपादान कारक होता है। जैसे रमेश मास्टर जी से व्याकरण सीखता है। रमेश मास्टर जी से क्या सीखता है? व्याकरण। बच्चे मास्टर जी से अंग्रेजी सीखते हैं। बच्चे मास्टर जी से अंग्रेजी सीखते हैं। तो सीखने के अर्थ में, डर के अर्थ में, शर्म और लज्जा के अर्थ में दोस्तों, तुलना के अर्थ में, ठीक है, हमेशा कौन सी व्यक्ति होती है दोस्तों? अपादान कारक की व्यक्ति होती है। इसलिए ये जो अपादान कारक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छी तरह से समझे ध्यान से। इसके बाद में हम अगले कारक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कारक आता है दोस्तों हमारे पास, जिसको कहते हैं कर्ण कारक। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ण कारक। कर्ण कारक में भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। ये भी आप इसको जरूर जरूर समझे। कर्ण कारक की भी क्या होती है दोस्तों? से होता है। कर्ण कारक की विभक्ति से, अपादान कारक की विभक्ति से। अपादान कारक की जो से विभक्ति थी वो अलग होने के अर्थ में थी, और यहाँ है द्वारा, यानी कह सकते हैं माध्यम। अब इसको क्या बोलेंगे आप? इसको क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनिए। जब हम किसी काम को करने के लिए किसी चीज का सहारा लेते हैं, तो वही जो सहारा होता है ना दोस्तों, वही जो माध्यम होता है, तो वही क्या कहलाता है दोस्तों? आपका कर्ण कारक कहलाता है। जैसे हमने कहा बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो उन्होंने किसके द्वारा खेले? गेंद के द्वारा खेले। तो किसका सहारा लिया? गेंद का सहारा लिया। तो यहाँ बच्चे खेलते तो, लेकिन किसके द्वारा खेलते? गेंद के द्वारा। तो यहाँ दोस्तों आपका कर्ण कारक है। जैसे हम देखें, पटेल जी ने हैदराबाद का विलय कराया, लेकिन किसके जरिए कराया दोस्तों? सेना के जरिए कराया। तो सेना के जरिए कराया था। तो यहाँ जिसके जरिए कराया हो, तो या तो इसमें जरिए शब्द आए, या माध्यम आए, या द्वारा आए, तो दोस्तों वहां पर होता है कर्ण कारक। जैसे बात करते हैं रामचरितमानस तुलसी द्वारा कृत है, तो वहां किसके द्वारा कृत है? तुलसीदास के द्वारा कृत है। तो वहां द्वारा का अर्थ हुआ तो भी कर्ण कारक होगा, जरिए का हुआ तो भी कर्ण कारक होगा, माध्यम आए तो भी कर्ण कारक होगा। जैसे बच्चे पाठशाला जाते हैं, लेकिन किसके द्वारा जाते हैं दोस्तों? बस से जाते हैं। ठीक है। जैसे बात करते हैं, राम ने सेब काटा, लेकिन किसके द्वारा काटा दोस्तों? चाकू के द्वारा काटा। तो माध्यम क्या है? चाकू है। किसका सहारा लिया? चाकू का सहारा लिया, है ना। वह साइकिल से बाजार गया, तो वो बाजार तो गया, लेकिन किसके द्वारा गया? साइकिल के द्वारा बाजार गया। तो जब आप क्रिया करने के लिए किसी का सहारा लेते हैं या किसी के माध्यम से क्रिया करते हैं, तो वही क्या कहलाता है दोस्तों? आपका कर्ण कारक कहलाता है। तो इन सभी वाक्यों में दोस्तों क्या है? कर्ण कारक है। ठीक है। माध्यम कहे या जरिए कहे या द्वारा कहे, या हमें पता चल जाए कि ये किसी का सहारा लेकर क्रिया की गई है, तो दोस्तों वहां होता है कर्ण कारक। अब ये बात तो आपको नॉर्मली सबको पता रहती है। अब इंपोर्टेंट क्या है दोस्तों? अब दोस्तों इंपोर्टेंट समझना। इंपोर्टेंट क्या है दोस्तों? इंपोर्टेंट है, अगर आप साथ शब्द का प्रयोग करते हैं, साथ, तो साथ वाले शब्द में भी कर्ण कारक होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, यहां पर मैंने कहा वह सीता के साथ, सीता के साथ बाजार जाती है। बाजार दोस्तों क्या करती है? जाती है। तो आप याद रखेंगे, वह सीता के साथ बाजार जाती है। तो यहां साथ शब्द आया ना दोस्तों, तो साथ में भी क्या होगा? आपका कर्ण कारक होगा। मोहन माता जी के साथ दवाई लाया, तो सर साथ शब्द आएगा, तो भी क्या होगा? आपका कर्ण कारक होगा। तो साथ में भी कर्ण कारक होता है, ये बात याद रखें। इनमें तो होता ही है, साथ में ये भी समझे। इंपोर्टेंट। और सर इसमें दूसरा बहुत इंपोर्टेंट समझिएगा, बहुत इंपोर्टेंट। दूसरा आता है, अगर किसी का अंग विकार है, यानी अंग विकार की चर्चा करते हैं। अंग विकार क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए अगर कोई आंखों से अंधा है, यानी कि वह अंधा है, तो दोस्तों आपका कर्ण कारक होगा। मैंने कहा मोहन लंगड़ा है, तो दोस्तों आपका कर्ण कारक होगा। ठीक है। वह कानों से बहरा है, तो दोस्तों वहां पर क्या होगा? आपका कर्ण कारक होगा। तो अगर आप अंग विकार की बात करते हैं दोस्तों, तो अंग विकार में भी आपका होता है कर्ण कारक। अब कर्ण कारक के बारे में ये तो सब जानते हैं, लेकिन आप इन दोनों बातों को समझे। साथ आएगा तो भी कर्ण कारक होगा। अगर कोई व्यक्ति अंग विकार का जिक्र कर रहे हैं, वह बालों से गंजा है, वह आंखों से अंधा है, कानों से बहरा है, लंगड़ा है, तो सर वो भी क्या कहलाता है? आपका कर्ण कारक ही कहलाएगा। तो दोस्तों कर्ण कारक और आपका अपादान कारक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छी तरह से आप समझे।
इसके बाद में हम अगले कारक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कारक क्या है? देखिए अगला कारक है दोस्तों आपका संप्रदान कारक। अब देखिए यहां पर आता है संप्रदान के लिए, संप्रदान आता है दोस्तों आपका के लिए या फिर आता है को। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि संप्रदान कारक में को का प्रयोग किसके स्थान पर होता है, तो को का प्रयोग होता है के लिए के स्थान पर, के लिए के स्थान पर। लेकिन कब होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले के लिए की चर्चा करते हैं। जैसे पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए, तो किसके लिए मिठाई लाए? बच्चों के लिए। तो यहाँ के लिए शब्द आया ना दोस्तों, के लिए शब्द आया, तो यहाँ पर हो गया आपका संप्रदान कारक। यहाँ पिताजी माता के लिए दवाई लाए, तो यहाँ के लिए आएगा दोस्तों। यहाँ भूखे के लिए रोटी दो, तो सब के लिए आया। तो जहां के लिए शब्द आ रहा है, जहां आप दूसरों के लिए क्रिया कर रहे हैं, तो जहां आप दूसरों के लिए काम करते हैं, तो वहां पर होता है दोस्तों संप्रदान कारक। क्या होता है दोस्तों? संप्रदान कारक होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरों के लिए आप क्रिया कर रहे हैं तो वहां पर होगा संप्रदान कारक या फिर के लिए। और मैंने आपको बताया, अगर आपसे पूछा जाए कि पिताजी में आपका संप्रदान कारक है कि बच्चों में या मिठाई में, तो दोस्तों बच्चों में। क्यों? क्योंकि जो कारक विभक्ति होती है वो हमेशा संज्ञा सर्वनाम के बाद आती है, ये याद रखें आप। अब यहां पर देखें तो मेरे भाई आपको सीधा सेंटेंस पूछ लिया जाता है कि सेंटेंस में कौन सा कारक है। अब यहाँ इंपोर्टेंटली समझना सर, इंपोर्टेंट क्या है। अब देखिए अगर आप दान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? दान की। किसकी बात करते हैं? दान की बात करते हैं, या किसी को देने की बात करते हैं, तो दोस्तों वो कहलाता है संप्रदान कारक। अब यहां पर भी दो बातें हैं, दान में भी ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा गुरु जी को फल दो, क्या दो? फल दो। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें तो को शब्द आया, और को होता है क्या? कर्म को। तो कर्म कारक की व्यक्ति होती है को, लेकिन यहाँ देने के अर्थ में आया ना दोस्तों, देने के अर्थ में, तो देने के अर्थ में अगर को आएगा तो संप्रदान कारक होगा। ब्राह्मण को भिक्षा दो, तो सर को आया तो संप्रदान कारक होगा। बच्चों को किताबें दो, तो दोस्तों संप्रदान कारक होगा। तो देने के अर्थ में दोस्तों क्या होगा? आपका संप्रदान कारक होगा। और एक यहाँ पर देने के अर्थ में दूसरा इंपोर्टेंट समझना, जैसे हमने यहाँ पर आपके सामने बात की, बहुत ही इंपोर्टेंट यहाँ पर समझेंगे दोस्तों। जैसे मैंने कहा राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, यानी यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या किया, यानी ब्राह्मण को क्या दी? गाय दी। राजा ने ब्राह्मण को क्या दी दोस्तों? गाय दी। तो यहाँ देने के अर्थ में आ रहा है, दान के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। जैसे राजा ने भिखारियों को दान दिया, राजा ने भिक्षुकों को कम्बल दिए, राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। तो अगर दान देने की बात करते हैं, देने की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों? संप्रदान कारक होगा। जैसे मोहन ने अपने भाई को 10 रुपए दिए, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों? आपका संप्रदान कारक होगा। अब यहां पर आप समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर बोला माता ने धोबी को, धोबी को कपड़े दिए। दोस्तों ये बात बहुत अच्छी तरह समझना, माता ने धोबी को क्या दिए? कपड़े दिए। अब आप इसमें बताइए इसमें कौन सा कारक होगा दोस्तों? इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें आपका, याद रखना, इसमें आपका संप्रदान कारक नहीं होगा, बल्कि इसमें दोस्तों आपका कर्म कारक होगा। क्या होगा? कर्म कारक होगा। अब आप सोचेंगे सर वहां भी तो बात देने की आ रही है और यहां भी बात देने की आ रही है। दोस्तों यहां वो चीज दी जाएगी जो वापस नहीं दी जाएगी। संप्रदान कारक में अगर कोई आदमी चीज देता है तो वो वापस नहीं ली जाएगी। और अगर बात करते हैं कर्म कारक में, तो कर्म कारक में अगर कोई चीज देता है तो वो वापस ले ली जाएगी। जैसे माने धोबी को कपड़े दिए हैं, तो सर धोले के लिए तो दिए, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ गुरु जी को फल दे दिए, गुरु जी ने फल खा ली, तो क्या वापस देंगे? नहीं देंगे। यहाँ आप बड़े भाई हैं और छोटे भाई को पैसे देते, तो क्या वो वापस देगा? नहीं देगा। राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, तो क्या उसने वापस लेने के लिए दी थी? राजा ने भिखारी को कंबल दी, क्या वापस लेने के लिए दिए? तो अगर दान देने की बात आती है, अगर हमेशा दान का बोध होगा, तो दोस्तों संप्रदान कारक होगा। और ऐसी चीज दी जाएगी जो वापिस मिल जाए, तो वहां पर होगा दोस्तों आपका कर्म कारक। तो ये बातें दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट है सर, इन बातों को आप अच्छी तरह से समझिएगा। तो दान देने के अर्थ में, और सर देने के अर्थ में क्या आता है? आपका संप्रदान कारक, लेकिन दिया जाए हमेशा के लिए, और जहां पर कुछ समय के लिए दिया जाए और वापिस वो मिल जाएगा, तो दोस्तों वो है आपका कर्म कारक। ये बात अच्छी तरह से याद करें। जैसे कोई किसी को पैसे दे रहा है ना सर, तो छोटे बच्चे को पैसे दे रहा है, ठीक है, या अगर वो कहता है उसने उसको 10 रुपए उधार दिए, तो वापिस आ जाएंगे सर, उसमें कर्म कारक होगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहां से हम बात करते हैं संप्रदान कारक के बाद में, यहां पर आता है हमारे पास में दोस्तों कर्म कारक। अभी अगला ही क्या है? कर्म कारक। तो देखिए कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। और अभी हमने बताया संप्रदान कारक का होता है को और के लिए। के लिए में तो सीधा सीधा है, अगर को आएगा तो के लिए के अर्थ में आएगा, और दान देने में प्रयोग करते हैं को का। लेकिन यहाँ कर्म कारक में को आता है, और सजीवों के साथ को का प्रयोग होगा हमेशा। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, लोगों ने शेर को भगाया, तो किसको? शेर को भगाया दोस्तों। यहाँ राधा ने पुकारा किसको? कृष्ण को पुकारा। कृष्ण क्या सजीव है?
माँ बच्चों को सुला रही है तो किसको? बच्चों को सुला रही है दोस्तों। तो बच्चे सजीव हैं। अध्यापक ने बालक को समझाया तो किसको समझाया? बालक को समझाया। तो यहाँ जो को का प्रयोग कर रहे हैं वो हमेशा सजीवों के बाद में कर रहे हैं। तो कर्म कारक की जो विभक्ति लगती है वो सजीवों के साथ ही लगती है। और कर्म कारक की विभक्ति होती है दोस्तों को, याद रखेंगे। और मैंने आपको बताया कि अगर आप देने की बात करते हैं तो देने के अर्थ में संप्रदान कारक होगा। लेकिन अगर आप चीजें हमेशा के लिए दे देते हैं तो संप्रदान कारक। और अगर आपको पता है ये चीजें हमें मिल जाएंगी, जैसे माँ ने धोबी को कपड़े दिए, माँ ने धोबी को क्या दिए दोस्तों? कपड़े दिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका कर्म कारक हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप बात करते हैं गमन की, गमन मतलब जाने की बात करते हैं, जैसे गमन की बात करेंगे तो भी कर्म कर्म कारक होगा। जैसे यहां पर देखेंगे मुनि वन को जाते हैं, वन को जाते हैं, तो दोस्तों गमन की बात करते हैं तो यहां पर होगा आपका कर्म कारक। पिताजी दिल्ली जाएंगे, अगर पिताजी दिल्ली को जाते हैं तो जाने की बात होगी तो कर्म कारक होगा दोस्तों, याद रखना। यहां पर आता है दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आप दिशा की बात करते हैं, दिशा की, दिशा का मतलब होता है इधर उधर। दिशा की बात करेंगे, जैसे दिशा की बात करें चारों ओर तीनों तरफ, जैसे भारत के तीन तरफ पानी है, मेरे घर के चारों ओर क्या है? बगीचा है, मेरे घर के चारों ओर क्या है? वृक्ष है। तो अगर आप चारों ओर की बात करते हैं ऐसे करके हाथ से करके, मेरे घर के चारों ओर वृक्ष है, मेरे घर के चारों ओर क्या है? बगीचा है, भारत की तीन तरफ क्या है दोस्तों? पानी है। तो अगर आप दिशा का बोध करते हैं या दोस्तों आप गमन की बात करते हैं तो आप याद रखेंगे वहां पर होगा आपका कर्म कारक। क्या होगा दोस्तों? कर्म कारक। कर्म जो कारक हो सकता है दोस्तों, याद रखेंगे, वो होता है आपका किसमें? गमन में और दिशा में। और कर्म कारक की व्यक्ति होती है को, और को जो हमेशा लगेगा वो दोस्तों हमेशा सजीवों के साथ प्रयोग होगा। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास में कर्ता कारक। तो देखिए कर्ता कारक की विभक्ति होती है दोस्तों आपकी ने। क्या होती है? ने। जैसे शिक्षक ने पढ़ाया तो ने आया, शिवम ने बना खाना खाया तो ने आया, बच्चों ने खेल खेला तो सर क्या आया? आपका ने आया। ठीक है, तो यहाँ ने का प्रयोग होगा तो कर्ता कारक हो जाएगा। ये इंपोर्टेंट आप समझे। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट बातें और समझेंगे जो आपको बहुत जरूरी एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था एक कारक जिसका नाम था, आप बताएंगे, जैसे मैंने कहा अगर डर की बात आती है, आप बात करते हैं लज्जा की बात करते हैं जिसको आप शर्म कहते हैं, ठीक है, या फिर आप बात करते हैं अलग होने की, किसकी? अलग होने की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों दूरी की बात करते हैं, या हम बात करते हैं पहचान की बात करते हैं, या हम बात करते हैं दोस्तों तुलना की, तुलना की। तो इन सभी शब्दों में याद रखेंगे, इन सभी शब्दों में अपादान कारक होता है दोस्तों। क्या होता है? अपादान कारक। अपादान क्या होता है दोस्तों? कारक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपादान कारक से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अपादान कारक किस किस में होगा दोस्तों? डर में होगा, जैसे वह कुत्ते से डरती है, रमेश पिताजी से डरता है, तो डरने के अर्थ में आपका अपादान कारक होगा। बहू ससुर से शर्माती है या बहू ससुर से लजाती है, तो दोस्तों वहां भी अपादान कारक होगा। अलग होने का बोध कर रहे हैं, अलग होने का क्या मतलब होता है? जैसे पेड़ से फल गिरा तो फल क्या हो गया? अलग हो गया। जैसे गंगा हिमालय से निकलती तो अलग होगी, तो दोस्तों अपादान कारक हो गया। जेब से पेन गिरा तो अलग हो गया। यहाँ पर दूरी की बात करते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं आप। दूरी, दूरी के बारे में अगर आप जानेंगे तो दोस्तों अगर मैंने कहा दिल्ली, यहां पर मैंने कहा दिल्ली जयपुर से, दिल्ली जयपुर से, ठीक है, 300 किलोमीटर दूर है। अगर ये मैं कहता हूं दूर है, तो अगर मैं दूरी की बात करता हूं तो भी दोस्तों आपका अपादान कारक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर जरूर याद रखिए। अगर आप दूरी का बोध करते हैं तब भी अपादान कारक होगा। मैंने कहा सर मुंबई से कोलकाता 500 किलोमीटर दूर है, तो भी दोस्तों आपका क्या होगा? आपका ये भी अपादान कारक होगा। मैं आपके सामने कहता हूं पहचान, जैसे पहचान की बात करते हैं तो पहचान के अर्थ में भी दोस्तों अपादान कारक होता है। जैसे यह लड़का मेवाड़ से है, यह लड़का किससे है? मेवाड़ से है, याद रखना। यह लड़का मेवाड़ से है, तो भी इसमें अपादान कारक होगा। और अगर मैं आपके से बोलूं यह लड़का मुगल जाति से है, यह लड़का शूद्र जाति से है, तो अगर आप किसी की पहचान कराते हैं तो दोस्तों वहां भी अपादान कारक होगा। और मैंने आपको ये बताया है सर, तुलना के अर्थ में भी अपादान कारक होगा। तुलना का मतलब होता है जैसे सीता राधा से सुंदर है, सीता राधा से मोटी है, सीता राधा से ज्यादा चतुर है, तो दोस्तों तुलना के अर्थ में भी आपका अपादान कारक होगा। तो सबसे इंपोर्टेंट जो है दोस्तों वो आपका है अपादान कारक। याद रखना, डर, लज्जा, अलग, दूरी, पहचान और तुलना, इन सब में आपका अपादान कारक होता है। इस तरीके से हमारे कारक पूरे हो जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।